तो चलिए आज सीधे 16वीं सदी के उस बेहद दिलचस्प दौर में चलते हैं। एक तरफ था मुगल साम्राज्य जो लगातार फैल रहा था और जिसकी ताकत का उस वक्त कोई सानी नहीं था, और दूसरी तरफ था मेवाड़ का वो राजपूत राज्य जो किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं था। आज के इस विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक महासंग्राम और इसके पीछे की असली रणनीतियों को डिकोड करेंगे, एकदम प्रामाणिक फैक्ट्स के आधार पर। अब एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर एक छोटा सा राज्य उस समय की दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य के सामने टिक कैसे सकता है। आज हम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए यही समझेंगे। हम देखेंगे कि ये असमान शक्तियों वाली लड़ाई आखिर लड़ी कैसे गई और अपना वजूद बचाए रखने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए गए। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम जमीन का झगड़ा नहीं था। ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ थे सम्राट अकबर, जिनका विजन एक अखंड साम्राज्य बनाना और गुजरात के ट्रेड रूट्स को सुरक्षित करना था ताकि इलाके में शांति और व्यापार बना रहे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का विजन बिल्कुल स्पष्ट था, अपनी मातृभूमि की पूर्ण स्वतंत्रता और अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा। मतलब दोनों के आदर्शों में जमीन आसमान का फर्क था। तो इस सैन्य टकराव से पहले कुछ कूटनीतिक प्रयास भी हुए थे। आइए देखते हैं कि शांति के ये मिशन कैसे विफल रहे। 1573 का साल। युद्ध से बचने के लिए लगातार एक के बाद एक दूत भेजे गए। सबसे पहले जलाल खान आए, फिर कुंवर मान सिंह, उसके बाद राजा भगवान दास और आखिर में टोडरमल। लेकिन बात बिगड़ी कहाँ? सबसे तनावपूर्ण मोड़ तब आया जब महाराणा प्रताप ने मुगल दूत मानसिंह के साथ दावत में जाने से मना कर दिया और अपनी जगह अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। उस दौर में प्रोटोकॉल और आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीजें हुआ करती थी, और बस इसी घटना ने दोनों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे पाटना नामुमकिन हो गया। और इसी कूटनीतिक विफलता का नतीजा था हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध जो 18 जून 1576 को सामने आया। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों के बीच एक बेहद संकरा दर्रा। आपको पता है इसका नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी की तरह पीला है। लेकिन मेवाड़ ने इस जगह को किसी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक के तहत चुना था। संकरी जगह होने की वजह से मुगल सेना की विशाल संख्या का फायदा लगभग खत्म हो गया और उन्हें एक बहुत ही सीमित जगह पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 18 जून 1576 की उस सुबह दोनों सेनाओं के बीच का अंतर बिल्कुल साफ था। मेवाड़ की सेना में लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे, और सामने मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना, जिसमें 5000 से ज्यादा सैनिक, बड़े बड़े युद्ध हाथी और बंदूकधारी शामिल थे। कागजों पर तो यह मुकाबला कहीं से भी बराबरी का नहीं था, लेकिन मेवाड़ के पास जो सामरिक चतुराई थी वो वाकई कमाल की थी। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताता हूं। महाराणा प्रताप के सफेद अरबी घोड़े चेतक ने उस दिन एक खास कवच पहना हुआ था जो बिल्कुल एक हाथी के सिर जैसा दिखता था। ऐसा क्यों? ताकि दुश्मन के हाथी कंफ्यूज हो जाएं और चेतक को हाथी का बच्चा समझकर उस पर हमला ना करें। मतलब सीमित संसाधनों के बीच ऐसी जबरदस्त रणनीति, ये सच में हैरान करने वाला है। अब यह युद्ध चला तो सिर्फ 4 घंटे, लेकिन ये 4 घंटे बेहद खूंखार और अराजक थे। जहरीली कंटीली झाड़ियों के बीच लड़ना वैसे ही किसी बुरे सपने जैसा था। इसी अफरा तफरी के बीच प्रताप ने आमने सामने के मुकाबले में मुगल अधिकारी बहलोल खान को ढेर कर दिया, और जब मुगल सेना ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया तब झालामान सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने मेवाड़ का शाही ध्वज अपने हाथ में ले लिया ताकि दुश्मन का पूरा ध्यान उन पर चला जाए और प्रताप वहां से सुरक्षित निकल सके। उस समय की स्थिति कितनी जटिल थी, इसे समझने के लिए इतिहासकार बदायूनी द्वारा दर्ज किया गया एक वाक्य बहुत अहम है। मुल्ला शीर ने कहा था, वार एक हिंदू करता है लेकिन तलवार इस्लाम की है। ये एक ऐसा कोट है जो हमें उस दिन की ज़मीनी हकीकत बताता है। वफादारियां इतनी उलझी हुई थीं कि मुगल सेना का नेतृत्व भी एक राजपूत ही कर रहा था। इस युद्ध की कहानी एक और सर्वोच्च बलिदान के बिना अधूरी है, और वो है वफादार चेतक का बलिदान। हुआ ये कि जब प्रताप का सामना मान सिंह के हाथी से हुआ तो हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का पिछला पैर बुरी तरह कट गया। लेकिन इस वीर घोड़े ने हार नहीं मानी। जरा सोचिए, एक पैर कटा हुआ है, फिर भी वो सिर्फ 3 पैरों पर दौड़ते हुए दुश्मन की घेराबंदी को चीरता हुआ निकल गया।
उसने एक चौड़ी नदी के पार छलांग लगा दी। अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद ही उस वफादार जानवर ने अपने प्राण त्यागे। इस घटना ने प्रताप की जान बचाई और मेवाड़ सेना को रणनीतिक रूप से पीछे हटने का मौका दिया। इसके बाद शुरू होता है संघर्ष का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण, संगठित छापामार युद्ध। जब आमने सामने की पारंपरिक जंग में इतने बड़े साम्राज्य को हराना नामुमकिन लगने लगा, तो महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने अरावली की जटिल पहाड़ियों का फायदा उठाया और वहां की स्थानीय भील जनजातियों के साथ मजबूत गठबंधन बनाया। उन्होंने मारो और भागो यानी हिट एंड रन के संगठित अभियान शुरू कर दिए। इसी एक चतुराई ने मुगल साम्राज्य की सेना को बरसों तक अरावली की पहाड़ियों में बुरी तरह उलझाए रखा। इस नई रणनीति का इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था, ये आंकड़ा देखिए 36। 1582 में दावर पर हुए ऐतिहासिक हमले के बाद मेवाड़ में मौजूद मुगलों की 36 चौकियां ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक गिर गईं। इस तेज और आक्रामक अभियान ने मुगलों को उस इलाके में पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर से जो एक स्थायी राजपूत विरासत सामने आती है, आइए उसे समझते हैं। समय के साथ जब मुगल सेना का ध्यान बाकी विद्रोहों में बटा, तो प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा जैसे पश्चिमी मेवाड़ के बड़े हिस्सों पर दोबारा कब्जा कर लिया। उन्होंने चावंड में अपनी नई राजधानी भी बसाई। 1597 में 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा टेकअवे है, वो है उनकी ये छापामार युद्ध नीति। ये इतनी कारगर थी कि आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान शासकों ने भी इसी रणनीति को अपनाया और मुगल साम्राज्य को कड़ी चुनौती दी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इतिहास के इस लंबे सफर में वास्तव में किसकी विरासत ज्यादा स्थायी और मजबूत मानी जाती है? एक ऐसे साम्राज्य की असीम शक्ति जो लगातार विस्तार कर रहा था, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़े गए एक संगठित संप्रभु प्रतिरोध की वो अडिग ताकत जो कभी झुकी नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे टकराव को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने इतिहास के इस जटिल अध्याय को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी।